बहरहाल दोस्तों, हम अपने पैलेस की तरफ बढ़ते हैं इस सवाल के साथ कि अनसुईया उइके का जो बयान आया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो संज्ञान नहीं लिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो संज्ञान नहीं लिया है, उस पे हेमंत अत्री आपका क्या कहना है? आपके पास जो भी फैक्ट है वो भी बताइए हमें प्लीज, हेमंत अत्री। यूसुफ जी देखिए, ये जो मणिपुर में जो कुछ हुआ है ना, ये दंगे नहीं कह सकते आप इसे, ये मानवीय त्रासदी है। ये समकालीन इतिहास के अंदर अगर आप पिछले 10 20 25 साल का देखें, इसने सारी मानवता और अमानवीयता की सारी सीमाएं लांघ दी। ये हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसको मिटाने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। एक तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ईयू की संसद इस पर बहस कर रही है, और हमारे देश में इतने विभत्स दृश्य आने के बावजूद 2 दिन से हाउस के अंदर, संसद के अंदर बातचीत नहीं हो पा रही है। इस पूरे के लिए आपको मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, इस पूरे आर्टिकुलेशन के लिए। देखिए, जी ये जी। इसको आप लोकतंत्र का शब्द, लोकतंत्र के हमने 3 तंत्र हमारे संविधान में थे, चौथा मीडिया को मान लिया गया था। तो यही 4 स्तंभ है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ इस मामले में किस तरीके से ध्वस्त हुए हैं, इसको अगर आप आर्टिकुलेट करने लगेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जो सिस्टम जो नीचे था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसने क्या किया? सब कुछ होने दिया। विधायिका वहां जो मुख्यमंत्री और तमाम उनका सिस्टम था, वो उस पर उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, केवल इंटरनेट बंद किया ताकि खबर ना जाए। प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, मानवाधिकार आयोग से लेके महिला आयोग तक किसी ने चू नहीं की जब तक परसों वीडियो नहीं आया। पर राष्ट्रपति तो आज तक भी नहीं बोली। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मिस्टर मिश्रा, जो जस्टिस अरुण मिश्रा जिसका आप नाम ले रहे थे, उनकी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, उनके जो फैसले देखेंगे उनके कार्यकाल के, वो किसके लिए काम करते थे, और यहां उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्यों बने थे मानवाधिकार आयोग में। राज्यपाल ये कहती हैं कि साहब मैंने तो ऊपर सूचित कर दिया था। आपने सवाल किया कि उन्होंने किसको सूचित किया था। देखिए, ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल की रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को जाती है। और जो स्थितियां आज की तारीख में जो वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीरेन सिंह, कि ऐसे एक नहीं हजारों केसेस हैं, तो अगर ये 356 लगाकर सरकार बर्खास्त करने का आइडियल मामला नहीं है यूसुफ जी, तो फिर क्या मामला होता है? और दूसरा एक बात और स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए, भारत की सरकार को 356 कहीं भी लगाने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती। यहां तो अलग बात है कि गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी, आपने पढ़ी ही नहीं हो। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने गया था, उसका भी इस्तीफा सड़कों पर पड़ा घूम रहा था। और यहां पर होम मिनिस्ट्री के पास ऐसी पावर्स है कि अगर स्थिति लैंड ऑर्डर का फेलियर हो जाए तो 356 डायरेक्टली इन्वोक कर सकती है। वो ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कब बोले? कल, जब सुओमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, और उसके अलावा जब वो विभत्स तस्वीरें आई परसों रात से, तो समझिए न्यायपालिका को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। न्यायपालिका 77 दिन से वेट कर रही थी सुओमोटो के लिए। 3 केसेस पेंडिंग है यूसुफ जी, 77 दिन से। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते या एक को दोषी ठहरा नहीं सकते। इसमें पूरा तंत्र नाकाम हुआ है। न्यायपालिका के सामने 3 बार गुहार लगी अलग अलग मौकों पर। और आज स्थिति, जब ये पिक्चर्स देख ली, ये एक पिक्चर थोड़ी है, और इस पिक्चर में जान के आपको हैरानी होगी, शर्म से झुक जाएगा आपका, कि इसमें जो एक महिला है, वो महिला का जो हस्बैंड है वो कारगिल का सेनानी है। एक दूसरे कारगिल के एक हमारे सैनिक की हत्या कर दी गई वहां पर। और ये तमाम चीजें, आप तो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे ना, आपकी सरकार तो, और सैनिकों के साथ कारगिल युद्ध का जो नायक था उसकी पत्नी के साथ आप ये कर रहे हो, और फिर आप राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती यूसुफ जी। इस पूरे मामले को देखिए, आपका नॉर्थ इंडिया का चैनल, मैं बताना चाहूंगा कि ये इशू क्या है। बहुत कुछ नहीं बताया जा रहा है, हमारे एरिया के लोगों को नहीं पता है। इशू ये है, मणिपुर के अंदर 55% आबादी मैतई है, जो एक पर्टिकुलर सरकार के प्रिय समुदाय की पार्टी है। 35% कुकीज हैं, जो ट्राइबल्स हैं और जो क्रिश्चियन इंक्लिनेशन जिनकी है, और 10% नागाज है। नागाज और जो कुकी है, उनका एक आपस की अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि दोनों ट्राइबल्स हैं। इस पूरे खेल में जो लड़ाई है, जो संघर्ष शुरू हुआ मई में, वो क्या संघर्ष था? जो मैतई समुदाय है वो इम्फाल में रहता है, घाटी में, वैली के अंदर, और ज्यादातर संसाधन उन्हीं के पास है। 55% बहुतायत उनके पास है। मैक्सिमम विकास अगर आप देखेंगे तो इम्फाल घाटी में हुआ है। जो ये कुकीज और अपने जो नागाज है, ये पहाड़ों में रहते हैं। और मणिपुर के अंदर इनबिल्ट एक मैकेनिज्म है यूसुफ जी, कि जो शेड्यूल्ड, जो ये अपने मैतई है, ये पहाड़ों में नहीं जाएंगे, इनको जमीन वमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बाकी दोनों समुदाय की बजाय ज्यादा डेवलप्ड है, एडवांस है।
मई में इन्होंने क्या किया, मई में इन्होंने ये कहा कि साहब हमें आरक्षण दिया जाए शेड्यूल ट्राइब का, ताकि उनको रोजगार और शिक्षा में स्थान मिले और पहाड़ी जो क्षेत्रों में जो उनकी घुसपैठ नहीं है वो हो। ये सारा मामला था। इसके ऊपर विरोधाभास हुआ, न्यायपालिका, ये तमाम चीजें हुई। ये मूल बिंदु यहां था। इसका सॉल्यूशन क्या था? एक चुनी हुई सरकार है वहां पर, वो दोनों पक्षों को बुलाती, कोई कमेटी बनाती, जो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसको रोकने की बजाय उसको हवा दी और मामले को दबाया, और एक ही काम किया फैसला कि इंटरनेट बंद कर दिया। पूरी दुनिया के समकालीन इतिहास में मुझे बता दीजिए ये दो घटनाएं, 370 के बाद जो कश्मीर में इंटरनेट इतना लंबा बंद हुआ और अब मणिपुर के अंदर जो चल रहा है, क्या ये किसी भी प्रोग्रेसिव देश की कोई निशानी है? क्या ये? हम तो रवांडा से भी खराब स्थिति में है। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पर ये स्थितियां नहीं होती। अब आप बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने कल जो किया, इससे अच्छा तो ना बोलते। वो किस चीज की तुलना किससे कर रहे थे? उन्होंने इस घटना के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र कर सियासत खेली। क्या वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री है क्या? अगर ऐसी बात थी तो उत्तराखंड का भी जिक्र कर देते, वो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर देते, पहलवान बेटियों का भी जिक्र कर देते। वो तो नहीं बोले। सवाल ये है यूसुफ जी, संवेदनाएं मर चुकी हैं और संवेदनाएं मारी जा रही हैं। कैसे? आपको सूचना ही ना मिलने दो, आप तक बात ही ना पहुंचने दो, और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसमें धर्म का एंगल निकालिए। कल जो मैं मीडिया की आपको बात कर रहा था, इस देश में एक एजेंसी है ANI, कल उसने जो बेशर्मी की है आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ये पूरा घटनाक्रम आया महिलाओं वाला, उन्होंने एक खबर चलाई, जाहिलता की हद है वो। उन्होंने लिखा कि जो ये रेप वाला केस था महिलाओं के साथ जाती वाला, इसमें एक मुस्लिम था और उसको बीजेपी की आर्मी ने तुरंत, जो IT सेल है उसने उसको इस जबरदस्त तरीके से फैलाया, हिंदू क्रिश्चियन से काम नहीं चला तो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद चुपके से ANI ने वो जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया चुपके से। लेकिन ना तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने उसको हटाया, NDTV पे चला वो साउथ इंडिया के चैनल्स पे चला। आप सोच सकते हैं, आप हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरा आपका, हिंदू क्रिश्चियन से पेट नहीं भरा तो हिंदू मुस्लिम पे ले आए। और वो जो अब्बास था जो व्यक्ति, वो किसी और केस में अरेस्ट किया था वहां, लेकिन चूंकि मामला क्रम ये था, अब्दुल नाम उसको इसलिए लाए, अब्दुल अब्बास था उनका नाम, वो उसको किसी और केस में अरेस्ट किया गया। तो सिंगल आउट करके वहां तो सैकड़ों केसेस, हजारों केसेस हुए महिलाओं के साथ, 150 से ऊपर जाती है। ये तो एक वीडियो है आपके पास, और किस बेशर्मी के साथ NDTV जैसा चैनल चला रहा है उसको, हालांकि उसकी ओनरशिप आजकल कहीं और है। तो आप कल्पना कीजिए कि हम कौन से सभ्य समाज और कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यूसुफ जी, पूरी स्थितियों को अगर आप देखेंगे, 78 दिन हो गए हैं उस घटना को, 3 मई से शुरू हुआ था। 3000 बंदूकें लूटी गई और करीब करीब 6 लाख गोलियां लूट ली गई आर्मरी की। क्या वो वापस आ गई? वो किसके पास है? क्या सरकार कोई एफर्ट कर रही है उसके लिए? हजारों में चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हजारों ऐसी घटनाएं हुई है, तुम कुर्सी पे कैसे हो? अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है तो क्या है? यूसुफ जी, ये जो पूरा इशू है मणिपुर का, ये एक ऐसा शर्मनाक उदाहरण है जो पूरी दुनिया इससे ये सीखेगी कि किसी भी संवेदनशील सिचुएशन को कैसे क्रिएट नहीं होना चाहिए और कैसे हैंडल नहीं करना चाहिए। ये स्टेट की गवर्नमेंट की बात हो, भारत सरकार की बात हो। आप मुझे ये बताइए, कल जब वो वीडियो आ गया तब आपको होश आ गया? IB की रिपोर्टिंग तो प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को डेली 2 बार होती है, सुबह शाम। क्या उनको नहीं पता था? जैसा आपने पॉइंट आउट किया, 12 जून को महिला आयोग को आ गया था, उसके अलावा तमाम चैनल्स ने वहां पर रिपोर्ट किया है, लोकल अखबारों ने रिपोर्ट किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायतें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस गए हैं। तो ये तंत्र की नाकामी नहीं तो किसकी है? और किसके इशारे पे हो रहा है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। और इस भीड़ तंत्र में एक आप जान लीजिए एक बात, किसी कोई बचेगा नहीं। कल जब ये सारा घटनाक्रम, आप तो एक मणिपुर देख रहे थे, अगर इसको वाइड गैमेट में देखेंगे तो कल श्रीमान बृजभूषण सिंह, जिस समय प्रधानमंत्री का दुख भारी था, दिल भारी था और 140 करोड़ लोगों में शर्म बता रहे थे वो संसद के बाहर, उसी समय वो जमानत लेके रेगुलर महिला पहलवानों केस में और खिलखिलाते हुए पार्लियामेंट में एंटर कर रहे थे। और उसके चंद घंटों के बाद मर्डर और रेप केसेस के अंदर राम रहीम जो कन्विक्टेड है, वो 5वीं बार एक सरकारी काफिले के साथ, सुरक्षा के काफिले के साथ पैरोल पे जा रहा था 30 दिन की जन्मदिन मनाने। ये इस देश की हालत है। और यहां तक बात मत रखिए, ये सरकार, अगर इसका आप इतिहास देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड, ये देश के लोगों को जानने की जरूरत है। इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि ये हमेशा गलत साइड में होती है। पूरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ,
चिन्मयानंद के मामले में क्या हुआ, बिल्किस बानो के केस में सरकार कहां थी, राम रहीम के मामले में सरकार कहां थी और कहां है, टेनी का जो लखीमपुर कांड था वहां पे सरकार कहां थी, उसके अलावा जो कठुआ और हाथरस में जो घटनाएं हुई उसमें ये सरकार किस तरफ थी, भारत सरकार। अंकिता भंडारी उत्तराखंड का जो रेप और मर्डर केस था वहां ये कहां थी। हर मामले में दिस गवर्नमेंट, दिस सिस्टम, दिस पार्टी इज ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। हाउ कम? और इसको हम स्वीकार कर रहे हैं और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ये किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है यूसुफ जी। और देश ऐसे नहीं चला करते, इससे आप वोट हासिल कर सकते हैं, कोई शक नहीं है, वोट हासिल कर सकते हैं, एक भीड़ तंत्र आपने जनरेट किया है, लेकिन क्या हम सभ्य समाज हैं? पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री 77वें दिन बोल रहे हैं, 2500 किलोमीटर की सूचना आपको 76वें दिन मिल रही है कि वहां पर ये हो गया, और मुख्यमंत्री बेशर्मी से ये कह रहा है कि ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई। अरे तुम कुर्सी पे कैसे हो? और भारत सरकार के पास उसका इस्तीफा मांगने की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री नैतिकता की दवाइयां देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। किससे बेटी बचाओ? सवाल है किससे बेटी बचाओगे? इनसे? या किस संरक्षण की आप बात करते हैं? मणिपुर के अंदर हिंदू क्रिश्चियन क्यों, किसने कराया और इतने दिन की चुप्पी क्यों रही? बता दीजिए मुझे आप। क्या सरकार की यही संवेदनशीलता है? क्या यही शपथ लेके आप सत्ता में आए थे? सवाल केवल ये है कि इसमें एक्स, वाई और जेड को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। 37 लाख मणिपुरी आज झुलस रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और विपक्ष को निशान लगा रही है। मैं तो ये कहता हूं, विपक्ष को जब ये कह रहे हैं कि आप बहस नहीं होने दे रहे संसद में, विपक्ष को संसद में ही बैठे रहना चाहिए कि हम इंतजार कर रहे हैं, तुम बहस कब कराओगे। रात को बैठे विपक्ष संसद में, क्या दिक्कत है? एक्सपोज तो हो। इस बात को छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री बोले या कौन बोले, सवाल तो यह है कि उनके जख्मों पर मरहम कब लगेगा? जब संसद में इस पर बात होगी, खुलकर बात होगी, मेरिट्स पे बात होगी। आज आप एक और बेशर्मी देखिएगा, मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, बंगाल में कह रहे कि चुनाव के दौरान वहां भी एक ऐसी घटना हुई है। भाई ऐसी घटना कहीं भी हुई है वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बंगाल का नाम लेके, आप राजस्थान का नाम लेके, आप छत्तीसगढ़ का नाम लेके आप मणिपुर को साइड नहीं कर सकते हो, ये मानना पड़ेगा आपको। अपराध अपराध है, अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये जो भीड़ तंत्र है